वेलकम टू माय चैनल शार्कज़ एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है यूजीसी की तरफ से पीएचडी के रिलेटेड, नए रेगुलेशंस आए हैं, नए गाइडलाइंस आए हैं, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर ऑलरेडी एजुकेशन पेपर जो नेट के लिए या जेके सेट के लिए है उसकी प्रेपरेशन करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जी देखते हैं कि कौन से नए रेगुलेशंस आए हैं पीएचडी के रिलेटेड, ठीक है। ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस 2022। तो अगर हम बात करेंगे पीएचडी रेगुलेशंस के बारे में, तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हम 2009 के रेगुलेशंस जो थे और 2016 के रेगुलेशंस जो थे पीएचडी के रिलेटेड उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस साल नया आया, नया ड्राफ्ट बना है 2022 का कि इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी चेंजेस हुई है पीएचडीज़ के रूल्स में। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, मैं आपको सारी के सारे दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आई है, मीन्स कि ये सेम ही रहा है, ठीक है। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे कौन सी गाइडलाइन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिलेटेड है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहे तो उसके पास सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए मास्टर्स, जिसमें उसने मास्टर्स किया हो, ठीक है। और वहाँ पे जो उसकी परसेंटेज होनी चाहिए, मास्टर्स की परसेंटेज 55% मार्क्स होनी चाहिए एग्रीगेट में, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट, रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स फ्रॉम 55% टू 50%। तो इसका क्या मतलब है, अभी तक अगर मैं आपको बताता चलूं, जो एसटी, एससीज और ओबीसीज थे उनको 50% पे क्या पीएचडी में एडमिशन दिया जाता था। लेकिन इस साल क्या किया गया है, एक अमेंडमेंट की गई है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स है वो भी अब 50% पे एडमिशन कर सकते हैं पीएचडी का, ठीक है। तो एक नई चेंज है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो पीएचडी की अब ड्यूरेशन क्या रहेगी, पीएचडी ड्यूरेशन शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 years एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड ए मैक्सिमम ऑफ 6 years। तो पीएचडी जो अब है उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 साल, ठीक है, 2 years, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या होता है, कोर्स वर्क, मीन्स कि कोर्स वर्क के बगैर 2 साल में हो सकता है अब कंप्लीट क्या पीएचडी, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक इसे लिया गया है, 6 years। तो इससे पहली वाली अगर मैं आपको गाइडलाइन बता दूंगा तो इससे पहले 3 years थे मिनिमम और उसके बाद 5 years था मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद वुमेन कैंडिडेट्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मोर देन 40% disability may be allowed a relaxation of 2 years for PhD in the maximum duration। वुमेन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करेंगे अब उनका क्या होगा कि उनकी रिलैक्सेशन रखी गई है 2 years ऑफ रिलैक्सेशन, मीन्स कि ये पीएचडी अपना जो है वो 8 year में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन वुमेन कैंडिडेट्स में बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 240 days वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी। तो मैटरनिटी लीव भी अब मिल सकती है किसे, एक वुमन को ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो प्रोसीजर क्या है एडमिशन के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी शैल एडमिट पीएचडी स्कॉलर्स थ्रू ए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जितने भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स है वो यूनिवर्सिटी में एनरोल खुद को कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स को नेट जेआरएफ नहीं है तो उनका एंट्रेंस लिया जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उसके बाद 60% ऑफ द टोटल वैकेंट सीट्स ऑफ एकेडमिक ईयर शैल बी फिल्ड फ्रॉम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स एंड द रिमेनिंग 40% थ्रू द यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय द कंसर्नड इंस्टीट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में 10 सीट्स है अवेलेबल किसके लिए, पीएचडी के लिए, तो उसमें हम 6 सीट्स किसके लिए रख सकते हैं, नेट जेआरएफ के लिए, और जो बाकी 4 है वो एंट्रेंस बेस्ड पीएचडी सीट्स है, ठीक है। वहाँ पे हम एंट्रेंस कर सकते हैं किनका, पीएचडी स्टूडेंट्स का जो पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा इनका? द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट टेस्ट रिसर्च एनालिटिक कंप्रेंशन क्वांटिटेटिव aptitude. The entrance shall be conducted at the center notified in advance. Changes of center if may also be notified well in the advance. तो इतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो टेस्ट है वो किस पे बेस होगा कि उसमें उसको रिसर्च पूछा जाएगा, एनालिटिक पूछा जाएगा, कंप्रेंशन उसको पूछा जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। किससे? एक स्टूडेंट जो पीएचडी के लिए अप्लाई किसी यूनिवर्सिटी में कर रहा हो। ठीक है। और इसके बाद एन इंटरव्यू वाइवा हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज कंसर्न वायरन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च interest area through a presentation before a duly constituted departmental research committee. The selection of qualified candidates should be based on interview viva for JRF net, whereas for the candidates who have qualified the entrance test, the selection shall be evaluated in the ratio 70 written test and 30 for interview. तो it means that कि after examination क्या होगा, जो नेट पे सिलेक्ट गए होंगे उनका वाइवा लिया जाएगा। ठीक है। और वाइवा किस पे होगा? रिसर्च स्टडीज के रिलेटेड या टॉपिक्स के रिलेटेड। और जो एंट्रेंस पे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका 70% वेटेज किसे दिया जाएगा? पेपर को, जो एग्जाम उन्होंने दिया है। और उनका 30 मार्क्स के लिए फिर इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा किसके रिलेटेड? इसी टॉपिक के रिलेटेड जिस पे वो पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च के रिलेटेड। और इंटरव्यू और वाइवा के बाद जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, किसके लिए? पीएचडी के लिए, वो रिसर्च प्रपोजल बनाए, मीन्स की साइनॉप्सिस बनाए। ठीक है, जिस पे वो रिसर्च करना चाहता हो। और इससे क्या देखा जाता है कि वेदर जो इसने साइनॉप्सिस बनाई है या इसकी जो क्या रिसर्च प्रपोजल है वो एप्लीकेबल है हमारी सोसाइटी में या नहीं है। इसके बाद 6.4 ए रिसर्च सुपरवाइजर को सुपरवाइजर हु इज़ अ प्रोफेसर कांट गाइड मोर देन 8 PhD स्कॉलर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इट मीन्स दैट कि आप कभी कभी ये भी समझते होंगे कि जो हमारे प्रोफेसर्स है कि वो क्यों इतने ही बंदे को पीएचडी कराते हैं। तो ये एक यूजीसी की रिकमेंडेशन है, यूजीसी का एक रूल है कि जो प्रोफेसर है वो बस 8 स्टूडेंट्स को एट अ टाइम क्या पीएचडी करा सकता है। एन एसोसिएट प्रोफेसर एज रिसर्च सुपरवाइजर कैन गाइड अप टू मैक्सिमम ऑफ 6 PhD स्कॉलर्स। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं वो बस 6 स्टूडेंट्स को पीएचडी करा सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है। और उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो बस क्या 4 स्टूडेंट्स को पीएचडी एट अ टाइम करा सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है इसके, तो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी मैंने वो यहाँ से निकाल दी है और वो आपको बता दिया। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये भी ड्राफ्ट है, मीन्स कि अभी ड्राफ्ट बना है, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है। तो लेकिन जब ये अप्रूव होगा तो क्या होगा फिर कि जो भी इसमें रिकमेंडेशंस आई है, जो भी इसमें गाइडलाइंस आई है वो पीएचडी के स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगी और हर एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।